report, sir, was submitted in February 2012. More than a year has passed, and the recommendations are still under the recommendation of the government, whereas at this point of time, they should have been, in fact, been implemented. Now, could there be more casual approach on the part of the UPA 2 government to the vital issue of security and safety of passengers and of the railway property? सर, इस तरह की कैजुअल अप्रोच का परिणाम क्या होता है वो हमने अभी इलाहाबाद के कुंभ मेले में देखने को मिला। 40 लोगों की जान गई। और कुंभ का मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बहुत बड़ा अवसर होता है, और सब लोग जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी संख्या जो है उस वहां मेले में इकट्ठी होती है। और मैं रेल मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा, एक कि क्या मेले के आरंभ होने से पहले बंसल साहब आप इलाहाबाद में वहां पे रेलवे ने क्या प्रबंध किए हैं उनका जायजा लेने के लिए गए थे क्या? अगर गए थे तो उसके बाद ये हादसा कैसे हुआ, और अगर नहीं गए थे तो क्यों नहीं गए थे? और दूसरा, मुझे जो सबसे ज्यादा दुख हुआ, जो आपने अपने भाषण में कुंभ मेले की इतनी बड़ी त्रासदी दुर्घटना नहीं, मैं हत्या कहूंगा 40 लोगों की, उसका जिक्र करते हुए कहा, एंड आई कोट यू सर, आई एम पर्टिकुलरली पेन्ड दैट सच इंसिडेंट्स हैपन डिस्पाइट द मोस्ट meticulous planning, that is the word you have used, that despite the meticulous planning and efforts put in by the railways to take care of the comforts, safety and other requirements of the pilgrims, and quote close. अगर आपकी meticulous planning का ये हाल है तो उससे 40 लोग मरते हैं, और अगर आपकी प्लानिंग केवल साधारण हो, ऑर्डिनरी हो, तो तब फिर रेलवे के यात्रियों का क्या हाल होगा? आप इसको मेटिकुलस प्लानिंग करते हैं। और उपसभापति जी, सच्चाई तो यह है कि वहां स्टेशन पे कोई ठीक से प्रबंध नहीं था। घंटों लोगों की लाशें पड़ी रही। दवाई की तो बात ही छोड़िए, लोगों को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था, उनको हॉस्पिटल ले जाने वाला भी कोई नहीं था, और आप उसको मेटिकुलस एफर्ट्स कहते हैं, मेटिकुलस प्लानिंग कहते हैं। बंसल साहब, अगर आप लाल बहादुर शास्त्री जी से प्रेरणा लेते तो आप इस दुर्घटना के बाद त्याग पत्र देते, परंतु आपका प्रेरणा स्रोत कांग्रेस में श्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, आपके प्रेरणा स्रोत तो दूसरे सदन में बैठती हैं, इसलिए आपसे मैं ये उम्मीद भी नहीं करता। उपसभापति जी, जिस दिन रेल मंत्री पवन कुमार बंसल अपना रेलवे बजट प्रस्तुत कर रहे थे, और उसी समय लगभग मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गुलाबगंज स्टेशन पर एक भयंकर दुर्घटना हुई। हाँ, गुलाबगंज की बात कर रहा हूं। मोहम्मद अली नाम का एक 5 साल लड़का और इकरा उसकी बड़ी बहन 8 साल की, दोनों रेल की पटरियां पार कर रहे थे, और पटरियां इसलिए पार कर रहे थे क्योंकि उस स्टेशन के ऊपर वर्षों के कहने के बाद भी फुट ब्रिज की व्यवस्था नहीं की गई। दोनों बच्चे रेल की चपेट में आ गए, उनका मौके पे ही देहांत हो गया। स्वाभाविक था, लोगों में, स्थानीय लोगों में गुस्सा आया, वह हिंसा हुई, और उसमें 2 निर्दोष रेल कर्मचारियों की जलकर हत्या हुई। मैं इस पूरी घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि रेलवे जो है वो लोगों की सुरक्षा को लेकर कितनी उदासीन है, इससे प्रतिबिंबित होता है। उपसभापति जी, रेलवे के रिकॉर्ड के अनुसार 31,846 लेवल क्रॉसिंग्स हैं, और जिसमें से 13,530 पर रेलवे का कोई कर्मचारी नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। और एक आरटीआई के जवाब के अंदर सरकार ने कहा कि 2011 और 12 के अंदर 131 रेलवे दुर्घटनाएं अनमैन क्रॉसिंग के ऊपर हुई है। एंड आई वुड से द मिनिस्टर हैज बीन ऑनेस्ट एनफ
to admit and concede this sad fact in his speech, and I quote him, 40% of the accidents and 60% of the fatalities are accounted for by the level crossings. परंतु उपसभापति जी, रेल मंत्री ने रोक तो पकड़ा, नब्ज पे हाथ तो रखा, परंतु उसका उपचार करने का साहस नहीं दिखाया। उन्होंने एक वायदा जरूर किया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका एक साल बीत गया, हम लोग 10,797 रेलवे लेवल क्रॉसिंग का प्रबंध करेंगे, परंतु एक साल में क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उपसभापति जी, हम जानते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ हो चुकी है और 2012 और 13 में से और 2016-17 इस 5 साल के कालखंड में रेलवे को इंटरनल रिसोर्स जनरेशन IRG से 1,05,000 करोड़ रुपए का प्रबंध करना है। उपसभापति जी, 2012 और 13 इस पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष था और IRG से इंटरनल रिसोर्स जनरेशन से केवल 10,000 करोड़ रुपए की ही इनको उपलब्धि हुई। इसका अर्थ यह है कि अगले आने वाले 4 वर्षों में रेलवे को 95,000 करोड़ रुपए का प्रबंध करना होगा और इसका अर्थ यह होता है कि पहले साल में तो 10,000 और बाकी 4 सालों में 23,000 करोड़ प्रति वर्ष, दैट मीन्स 23,000 करोड़ एवरी ईयर का उपलब्धि इस हेड के नीचे करनी होगी। अगर एक साल में 10,000 है और बाकी 4 सालों में 23,000 प्रति वर्ष कैसे हो पाएगी, ये संभव नहीं लगता और उससे लगता है कि रेलवे का भविष्य जो है वो क्या होगा। दूसरा रेलवे के विकास के लिए साधन है ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, दैट इज GBS, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12th 5-year प्लान में 1,44,000 करोड़ की उपलब्धि होनी चाहिए। 2012 और 13 के अंदर डिप्टी चेयरमैन सर 24,000 करोड़ रुपए की हुई और 13 और 14 के बजट के अंदर 26,000 करोड़ होने की उम्मीद है। इसका अर्थ यह हुआ कि पंचवर्षीय योजना के पहले 2 वर्षों के अंदर 50,000 करोड़ की होगी और बाकी जो राशि है वो हम लोगों को अगले 3 साल में उपलब्ध होनी चाहिए और उसका अर्थ होता है 31,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, और 31,000 करोड़ प्रति वर्ष का जो लक्ष्य है वो वर्तमान परिस्थितियों में असंभव लगता है। रेलवे कितनी अस्वस्थ है उपसभापति जी, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली और मुंबई का जो रूट है रेलवे का, ये सबसे पुराना और व्यस्ततम रूट है और 1384 किलोमीटर के इस रूट में जो रतलाम है वो लगभग मध्य में पड़ता है। वो मुंबई से 653 किलोमीटर और दिल्ली से 731 किलोमीटर पड़ता है। रतलाम स्टेशन से दिल्ली की तरफ जब आते हैं तो 38 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के ऊपर भैरवगढ़ नाम का एक पुल है जो करीब 120 मीटर लंबा है और जिसका निर्माण 1890 के अंदर अंग्रेजों ने कराया था, 1890 में, और उसकी आयु रखी गई थी 100 वर्ष। 100 वर्ष 1990 में पूरे हो गए, वो आयु उस पुल की जो थी वो समाप्त हो गई। 2003 और 4 के अंदर रेलवे के जो इंजीनियर्स थे, उन रेलवे के इंजीनियर्स ने इस पुल को अनसेफ डिक्लेयर किया और कहा कि इसका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए 2003 और 4 के अंदर। और उसके बाद रेलवे की भाषा में जो पुल गिरने से एक स्टेज ऊपर होता है उसे कहते हैं डिस्ट्रेस ब्रिज, और इसको डिस्ट्रेस ब्रिज घोषित कर दिया गया 2003 और 4 के अंदर। उपसभापति जी, तब से लेकर आज तक उस पुल के ऊपर से 50 गाड़ियां जिसमें दिल्ली मुंबई की राजधानी और शताब्दी चलती हैं, उनको कम स्पीड पे किया जाता है, परंतु उनसे यात्रियों की और रेलवे को हमेशा खतरा रहता है। और उसके लिए जो धन था वो 2011 में उपलब्ध किया गया और मैं नहीं जानता कि वैकल्पिक पुल, नया पुल कब तक बनेगा और कब तक रेलवे के यात्री अपनी जान खतरे में डालकर उस पुल का उपयोग करने के लिए अभिक्षिप्त। उपसभापति जी, I was talking about the finances of the railways and the operating ratio, that is OR,
is a well-established measure of financial health of an industrial entity. Sir, it is basically a ratio of expenditure to earnings, and the Indian Railways have seen it dropping from a healthy 78.75% in between 1960-61 to almost 98.34%. Sir, it is now hovering around 90%. Sir, in plain words, what I want to say is, for every 100 rupees earned, Railway can spare only 10 rupees for replacing over aged assets such as locomotives, coaches, wagons, worn-out tracks, not to mention for laying new lines and initiating other projects in the pipeline. Sir, Mr. Bansal has targeted an operating ratio of 87.8%, and at the end of 2013 and 14, which according to the proposed budget figures looks like totally impossible to achieve. Sir, at present, the contribution of the railways to GDP is almost 1%. With little effort, initiative, and imaginative thinking, it should be possible to increase the contribution of the Indian Railways to the GDP to 2.5%. In fact, sir, India has a growing demand for power and steel, and for that, coal is a very vital raw material, but we cannot carry coal at the required speed because normally there is a slow turnaround, and we are not able to reach this raw material at the proper time to the either steel plants or to the power plants. Sir, the railway minister has claimed in his budget speech, and I quote him, "Money saved is money earned." But he has said nothing in his entire budget speech where that money would be saved from. उपसभापति जी, रेलवे की आमदनी के मुख्य दो स्रोत हैं। पहला तो पैसेंजर से जो पैसा मिलता है रेलवे यात्रियों से, और दूसरा फ्रेट से। और ये बड़े अफसोस की बात है कि एक के बाद एक जो रेल मंत्री हुए, उन्होंने फ्रेट को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा, और बंसल जी भी उस परंपरा में अपवाद नहीं रहे, और उन्होंने भी जो फ्रेट रेट थे उसको 5% से ज्यादा की दर से इस बार बढ़ा दिया। इसके उपसभापति जी दो परिणाम होंगे। पहला तो ये कि जो बल्क मूवमेंट हैं, बल्क गुड्स हैं, जैसे सीमेंट, स्टील, नमक, ऐसी बहुत सारी चीजें, उनके दाम बढ़ेंगे। इट विल हैव ए कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द इन्फ्लेशन। और उपसभापति जी, इसका एक दूसरा प्रभाव ये होगा कि फ्रेट के मामले में पहले से ही रेलवे जो है वो रोडवेज जो है, ट्रक्स है, उनको अपना ट्रैफिक लूज कर रहा है। और ये जो जिस तरीका अपनाया है रेल मंत्री जी ने, उस तरीके के कारण ये सोना का अंडा देने वाली मुर्गी की एक बार में ही हत्या करके वो सारे अंडे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु एक बार मुर्गी मर जाएगी तो फिर अंडे मिलने हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और इन सब का प्रभाव क्या हुआ है? 2001 से मैं देख रहा था आंकड़े, 2001 से अभी तक फ्रेट रेट जो है वो 450 बार बढ़ाए गए हैं, 450 टाइम्स सिंस 2001। और उस बढ़ाने का असर क्या हुआ कि जहां जहां कोयला पैदा होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से अगर आप पंजाब के रोपड़ पावर प्लांट तक कोयला ट्रांसपोर्ट करें तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है अगर आप ऑस्ट्रेलिया से मुंबई की पोर्ट पे लाएं। इट इज चीपर टू ट्रांसपोर्ट कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू मुंबई पोर्ट रादर देन ट्रांसपोर्टिंग कोल फ्रॉम द माइंस विद इन इंडिया टू रोपड़ पावर प्लांट। और उसका उपसभापति जी असर क्या हो रहा है? 2001 में रेलवे की जो भागीदारी थी कुल फ्रेट ट्रैफिक में वो 60% थी, आज वो 30% से कम रह गई है। और अगर आप किराए इसी तरह बढ़ाते गए तो ये और भी कम हो जाएगी। और आज रेलवे का जो फ्रेट का रेट है वो 2400 रुपये प्रति टन है, जबकि सड़क का जो है वो 2100-2200 रुपये है।